कर लीजिए। क्या वजह है कि वोट परसेंट में 3.5% का फर्क और सीटें 48 और 22, 26 सीटों का फर्क? इसकी मोटी वजह यही है कि कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी ने ज्यादा वोट लिए हैं और इसीलिए उसका वोट परसेंट 43 तक जा रहा है। ये वोट परसेंटेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सीट्स के नहीं होता है। मध्य प्रदेश में 15 साल के शासन के बाद जब शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे थे तो वोट परसेंटेज बीजेपी का ज्यादा था, लेकिन सीटें कांग्रेस की ज्यादा थी। तो बहुत सारे फैक्टर्स काम आते हैं। बहुत सारी सीट्स पे विनिंग मार्जिन बहुत ज्यादा है, जीत का अंतर बहुत ज्यादा है। तो जो आपको दिखाई देगा कि कम वोट ले रहा है लेकिन उसके कुछ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा वोट से जीत गए हैं, तो वो कंज्यूम करता है वोट परसेंटेज। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कभी नहीं हो सकता। इतना जरूर है कि जो वोट परसेंटेज बीजेपी का आज की तारीख में है वो नेचुरल जो उनका वोट परसेंटेज है 35%, 36%, पिछली बार 38% था, क्योंकि वोटिंग भी थोड़ी ज्यादा थी, इस बार से ज्यादा थी। और बिल्कुल ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट नहीं था, वो बाइपोलर कॉन्टेस्ट में तब्दील हो गया था। तो एक तरफ 53% था और एक तरफ 38% था। तो ये एक तरीके से आप क्वांटम जंप कह सकते हैं कि 38% से वो करीब 46% है बीजेपी का, 45.5 समथिंग, करीब 46% क्या। तो ये बहुत बड़ा जंप है और वो सीट्स में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। ओके, नहीं राजकिशोर, इसमें मैसेज ये भी है ना कि जहां जहां आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जीते या नहीं भी जीते, मुस्लिम समुदाय ने कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट किया और इसीलिए वोट परसेंट आम आदमी पार्टी का देखेंगे 43.57 है। तो ये तो है ही, दरअसल वो बल्क में वोट जाता है और जीत का अंतर ज़्यादा हो गया, तो इस वजह से ये सब चीज़ें तो होती हैं। लेकिन एक बात और मानक जी यहाँ देखनी पड़ेगी, अगर 5% का अंतर आ रहा है तो बहुत बड़ा अंतर है, खासतौर से दिल्ली जैसी जहाँ पर बहुत छोटी छोटी विधानसभाएं हैं। क्योंकि यहाँ तो जीत 2000, 3000, 4000, अब आदसी मार लेना तो खुद 1000 के वोटों से कम के अंतर में जीती है। नहीं, करीब 4000 वोटों से जीती, आदसी मार लेना। लेकिन कई ऐसी सीट है, आप सही कह रहे हैं, जैसे दिनेश मोहनिया करीब 300 वोटों से आ रहे हैं संगम विहार में। ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जिसमें सैकड़ों का फर्क है। तो 5000 से कम वोटों में बहुत ज्यादा जीते, तो 5000 10,000 का अंतर ही है। तो अगर उस हिसाब से आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर फर्क पड़ता है। और मुझे याद है कि कर्नाटक में एक बार चुनाव जीती भारतीय जनता पार्टी, तो कांग्रेस का वोट प्रतिशत ज्यादा था, ऐसा अभी सुकेश बता रहे थे कि मध्य प्रदेश में था। तो वोटों को किस तरीके से जो है सीट में कन्वर्ट करने का जो एक गणित है, ये फार्मूला अलग ही हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो बल्क में, जो आपने खुद ही इसका जवाब दिया कि जो उनको मिल गया था, उसकी वजह से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। और जब करीबी जहां पर मामला आया वहां पर आम आदमी पार्टी का जो एक अपना क्रेडेंशियल्स थे, जो उसका ह्रास पूरी तरीके से दिखाई पड़ा था, वहां पर वो जाकर हाँप के रह गई और भारतीय जनता पार्टी जीत कर। अब शीतल जी बताइए, 43.57% ये जो वोट है, कोई छोटा मोटा वोट तो है नहीं, बहुत बढ़िया वोट परसेंट है अभी भी है। ऐसे में हम लोग बहुत जल्दबाजी नहीं कर रहे क्या, ये कहकर के अस्तित्व पर संकट हो गया, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया, पता नहीं पार्टी रहेगी नहीं रहेगी? शीतल जी देखिए, ऐसे ही त्रिपुरा में मुझे याद है मानिक सरकार जब हारे बहुत लंबे समय के बाद, तो तब भी उनको करीब 42-43% वोट मिला था। लेकिन आज सीपीएम वहां बहुत छोटी पार्टी रह गई, 15 से 20%, 22% की पार्टी रह गई। बीजेपी के अलावा दूसरी पार्टियों को यह सुविधा नहीं है। बीजेपी चूंकि 80% बहुमत आबादी की राजनीति करती है, तो उसका बेस स्ट्रक्चर हमेशा बड़ा हो जाता है। जैसे जो मुस्लिम पार्टियां हैं, उनका मुस्लिम समुदाय में बेस स्ट्रक्चर बड़ा होता है। हैदराबाद में हमेशा ओवैसी के लिए बेस स्ट्रक्चर एक मौजूद रहेगा और उन सीटों पर, 7-8 सीटों पर वो हमेशा आसानी से जीतते रहेंगे। तो बीजेपी के लिए जो ओवैसी के लिए हैदराबाद है, बीजेपी के लिए ज्यादातर उत्तर भारत का हिंदुस्तान है और उत्तर मध्य भारत का हिंदुस्तान है, दिल्ली भी उसमें शामिल है। तो उसका जो वोट फीसद बढ़ रहा है वो बहुत ही, उसके पीछे एक आधार तैयार होता जा रहा है, एक बेस स्ट्रक्चर तैयार होता जा रहा है हिंदू कंसोलिडेशन का। ये सुविधा दूसरे दलों को नहीं है। इसलिए अब केजरीवाल की योग्यता पर निर्भर करेगा कि क्या वो इस जो उनके पास अभी 43.5% के आसपास है, इसको वो आने वाले दिनों की पॉलिटिक्स में रिटेन कर पाते हैं, या बीजेपी उन्हें जैसा प्रधानमंत्री ने घोषणा की है
कि वो सीएजी की रिपोर्ट रखेंगे, उसका मतलब है कि नए मुकदमों से स्वागत करेंगे केजरीवाल का। जो पिछला मुकदमा है वही बहुत स्ट्रांग है और वो भी उनको कठिनाई में डालेगा। इस चुनाव में उन्होंने घोषणा भी की थी कि अगर मैं निर्दोष हूं तो देश, ये जनता जो है, जनता की अदालत में मैं हूं, तो जनता की अदालत ने उनके खिलाफ फैसला दे दिया, तो इसका मतलब वो निर्दोष नहीं है। तो एक तो मॉरली वो कमजोर हो गए हैं और दूसरे एक ऐसी माइटी सरकार के सामने है जिसने जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह का इस्तेमाल करने में बहुत योग्यता रखती है। तो उनके लिए अब जो कठिनाइयां आएंगी वो असाधारण होंगी। ऐसे में अपना मास बेस बचाए रखना, ऑर्गेनाइजेशन बचाए रखना, इंडिविजुअल्स जो साथ में उनको बचाए रखना बहुत बड़ी कड़ी चुनौती होगी। तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे 5-6 महीने 8 महीने में अनफोल्ड होगा ये सब कि केजरीवाल जहां थे वहां भी हैं या उससे भी नीचे चले गए। क्योंकि औसतन ऐसा होता है कि जिन जगहों पर बीजेपी ऐसे इस तरह की जीत हासिल करती है और चूंकि उसके पास सेंट्रल में भी पावर है, एजेंसियां उसके पास हैं और हर तरह की माइट उसके साथ है और मेजॉरिटी कम्युनिटी का आइडियोलॉजिकल सपोर्ट उसके साथ है, तो एक आइडियोलॉजी विहीन सिर्फ सर्विसेज पर बेस करने वाली एक पार्टी कितनी देर टिक पाएगी और कितनी दूर तक टिक पाएगी ये हम लोग देखेंगे। ओके नहीं शीतल जी, नहीं शीतल जी कह रहे थे तो मुझे ऑन ए लाइटर नोट, शीतल जी ने कहा कि एजेंसियों का इस्तेमाल करने की योग्यता रखती है। ये योग्यता है क्या शीतल जी? ये समझ नहीं पाया। देखिए, जब बहुमत समाज उसको योग्यता स्वीकार कर रहा है तो हम लोग उसको सैंक्टिटी दे देना चाहिए। अब ये योग्यता ही है। हम उसे अयोग्यता कह के खुद अयोग्य होते जा रहे हैं, इसलिए मैंने उसको योग्यता कहा। ओके, अब राहुल गांधी, शीतल जी एक कमेंट इस पर भी करिएगा। राहुल गांधी और इंडिया अलायंस, पहले तो मुझे अभी तक ये नहीं समझ आ रहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए दिल्ली से खुशखबरी आई है या उनको चिंता करनी चाहिए कि बीजेपी और ताकतवर होती जा रही है। आपको क्या समझ में आ रहा है दिल्ली की इस बीजेपी की जीत को और अपनी हार को, जहां 0 पर थे 0 पर ही रहे, और इंडिया अलायंस के फ्यूचर को लेकर कि कांग्रेस पार्टी अब पसोपेश में रहेगी आगे भी या थोड़ा सा कुछ उनका विजन क्लियर होगा? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी कई राज्यों में इस तरह की दुविधा में है जहां वो पैन इंडिया पॉलिटिक्स के बरक्स जब देखती है तो वो कमजोर हो रही है, लेकिन लोकल पॉलिटिक्स के बरक्स जब देखती है तो उसे लगता है कि शायद वो ताकत है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो पैन इंडिया पॉलिटिक्स है वो इससे कमजोर हुई। जिसकी वो लीडर रहना चाहती है इंडिया गठबंधन की, गठबंधन की लेना चाहती है, तो आम आदमी की एक सक्रिय पार्टनर की हार है, जो उसकी भी हार है। हाँ, ये जीत नहीं है। और इससे चूंकि बीजेपी को ताकत मिलती है, इससे बीजेपी को एक बहुत बड़े पैनोरामा में सैफरन दिखता है और वो वहां से गायब दिखती है। तो वो फिर ये निश्चित तौर पर पैन इंडिया पर्सपेक्टिव में कांग्रेस की पॉलिटिक्स की भी ये हार है। लोकल पर्सपेक्टिव में केजरीवाल का कमजोर होना शायद एक हद तक कांग्रेस के लिए एक नई संभावनाओं का मैदान खाली करता है। अब बताइए राजकिशोर।